पर्टिकुलर पोम्स। पहले हम लोग करेंगे डस्ट ऑफ स्नो, फिर हम लोग करेंगे फायर एंड आइस, उसके बाद हम लोग आएंगे भैया टाइगर इन द जू में कि स्मॉल थिंग्स कैन लीड टू बिग चेंजेस इन लाइफ। कि छोटी एक मीनिंग का अर्थ होता है लिटरल मीनिंग और दूसरा अर्थ बच्चे कहलाया जाता है मेटाफोरिकल मीनिंग। ह्यूमन इमोशंस, एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस एक्चुअली तो उसके नेचुरल हैबिटेट से कहाँ होना चाहिए था, उसे जंगल में होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पर है, वो तो एक जू में है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके समरी सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बच्चे आज हम लोग करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड अ टाइगर इन द जू, इन तीनों पोम्स की शॉर्ट समरी को। तो बच्चे इन पोम की शॉर्ट समरी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन पोम्स में और ज़्यादा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बाद जब हमारी सारी पोम्स हो जाएंगी बच्चे, सारी पोम्स कंप्लीट होने के बाद आपके लिए मैं एक पोएटिक डिवाइसेस का सेशन अलग से डलवाऊंगी, जिसमें मैं एक पर्टिकुलर पोएटिक डिवाइस उठाकर उसके अंदर जितनी भी पोम्स हैं हमारे सिलेबस की, सब में कहाँ कहाँ पर वो पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है उसके डिस्कशन के लिए आपके लिए एक लेक्चर डलवा दिया जाएगा। तो अभी जितने भी लेक्चर्स बच्चे हमारे पोम के होने वाले हैं उसमें हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे हमारी पोम्स को, उसके टॉपिक्स को, कि कैसे कैसे उसकी पोएम की अंडरस्टैंडिंग है, क्या क्या चीज़ें आपको उस पोम में समझना ज़रूरी है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के हमारी आज की क्लास को। तो आज का टारगेट क्या होने वाला है, तो हमारी आज की क्लास का टारगेट होने वाले हैं बच्चे ये 3 पर्टिकुलर पोम्स। पहले हम लोग करेंगे डस्ट ऑफ स्नो, फिर हम लोग करेंगे फायर एंड आइस, उसके बाद हम लोग आएंगे भैया टाइगर इन द जू में। लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा बच्चे कि हमारी टाइगर इन द जू और हमारा फायर एंड आइस, ये दोनों के दोनों पोम्स हमें दी गई हैं बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ये हमेशा नेचर के ऊपर ही अपनी पोम्स लिखते हैं। इनकी मोस्टली पोम्स जो होती हैं बच्चे वो नेचर से रिलेटेड होती हैं, जिसमें ये नेचर को हाईलाइट करते हुए, नेचर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए, नेचर के बारे में बताते हुए अपनी पोम्स में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम लोग करेंगे हमारे टाइगर इन द जू। जब हम लोग उसको करेंगे तब हम उनके पोएट के बारे में भी बात करेंगे। पहली 2 पोम्स बच्चे डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली पोम बच्चे जो हम लोग करने वाले हैं वो है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही छोटी सी 4 लाइनों की 8 लाइन्स की एक पोम है, बहुत छोटी सी 8 लाइन्स की एक पोम है। बेसिकली बच्चे इस पोम में होता क्या है, हमारी पोम में होते हैं एक पोएट। I don't know why am I throwing the pen once again. Anyways, हमारी पोम में होते हैं बच्चे एक पोएट। अब ये पोएट का मूड बहुत ख़राब होता है, ठीक है, इनका जो मूड होता है वो बहुत ही ऑफ होता है, ठीक है, बहुत ही बुरे मूड में ये होते हैं। चलिए बुरे मूड में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका मूड इतना ख़राब होता है कि ये कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा तो पूरा दिन बर्बाद हो जाने वाला है। यानी इनका मूड इतना ज़्यादा ख़राब है कि इनको ये लगता है कि इनका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इनका दिन ऐसे कैसे बर्बाद होने देंगे हम, इनका दिन बर्बाद हम नहीं होने देंगे। वो कहते हैं कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, एंड ही सेज मेरा पूरा का पूरा डे जो है वो रियू हो जाएगा, यानी वो हेल्ड इन रिग्रेट। ही सेज किसी ना किसी चीज़ के दुख में ही अपना पूरा दिन निकाल देंगे। ही सेज लेकिन उतने में ही कि उनका पूरा का पूरा दिन रिग्रेट में निकल जाए, वो पहुंचते हैं हेमलॉक ट्री के नीचे। किसके नीचे, वो पहुंचते हैं हेमलॉक ट्री के नीचे। ये हेमलॉक ट्री बच्चे क्या होता है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है, ये एक विषैला पेड़ होता है जिसकी पत्तियों में, जिसकी ब्रांचेस में पॉइजन होता है, इसका नाम है हेमलॉक ट्री। वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे पहुंचते हैं, वो एक पॉइजनस ट्री के नीचे पहुंचते हैं। सर्दियों का मौसम है क्योंकि पेड़ों पर बर्फ है, ठीक है, पेड़ों पर बर्फ है, स्नो है पेड़ों के ऊपर, ठीक है। तो उस समय वो बताते हैं कि वहां पर एक क्रो आता है। कौन आता है, क्रो आता है। क्रो कौन होता है भैया, कौवा होता है। कौवा भैया एक नेगेटिव सिंबल है कि ये कौवा काहे काहे कर रहा है, यानी कुछ बुरा होने वाला है, तो ये भी एक नेगेटिव सिंबल होता है। तो यहाँ पर उन्होंने ध्यान दो बच्चों, 2 नेगेटिव सिंबल्स यूज करे हैं। एक तो उन्होंने यूज किया है हेमलॉक ट्री को एज अ पॉइजनस ट्री, और दूसरा यूज किया है क्रो जो एक नेगेटिविटी का सिंबल
होता है। और वो कहते हैं कि जैसे ही ये क्रो आकर बैठता है हेमलॉक ट्री के ऊपर, हेमलॉक ट्री के ऊपर से कुछ बर्फ, कुछ स्नो, बच्चे स्नो भी एक नेगेटिव सिंबल है। स्नो कैसे नेगेटिव सिंबल है? बिकॉज जब भी स्नो गिरती है तो क्या होता है बेटा? स्नो होती है ठंडी, आइस कोल्ड। आइस कोल्ड होने की वजह से स्नो डेथ, ठंडक को दिखाती है। डेथ भी कैसी होती है? कोल्ड होती है, शरीर ठंडा हो जाता है। तो स्नो भी डेथ को दिखाती है। यानी हेमलॉक ट्री, स्नो और क्रो ये तीनों नेगेटिव सिंबल्स हैं। लेकिन पोएट कहते हैं कि जैसे ही मेरे सर के ऊपर थोड़ी सी बर्फ गिरती है, क्योंकि पेड़ के ऊपर कौवा आकर बैठता है, हेमलॉक ट्री पर कौवा आकर बैठता है, स्नो गिराता है मेरे सर पे और मेरा मूड एकदम से बदल जाता है। ही सेज माई मूड चेंजेस। उनका मूड जो था वो बुरे से एकदम अच्छा हो जाता है। लेकिन दिमाग में सवाल आता है कि मैम फिर मूड एकदम से अच्छा कैसे हो गया? अभी तक तो मूड बहुत खराब चल रहा था, अब मूड में सुधार कैसे आ गया? तो भैया मूड में सुधार इसीलिए आया बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोएट को ये चीज की रियलाइजेशन हो गई। पोएट ने इस चीज को रियलाइज किया कि दुनिया में जरूरी नहीं है कि नेगेटिव सिंबल्स नेगेटिविटी ही लाएं, कि हमेशा जो नेगेटिव सिंबल्स हैं वो हमेशा नेगेटिविटी लाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी जिन चीजों को हमने नेगेटिव माना है, जैसे हेमलॉक ट्री, क्रो और स्नो, कभी कभी ये नेगेटिव चीजें भी आपका मूड अच्छा कर सकती है। तो पोएट ने यहाँ पर क्या रियलाइज किया? पोएट ने ये रियलाइज किया कि जरूरी नहीं है कि चीजें नेगेटिव हो। ये इंसान है, ये ह्यूमंस हैं जिन्होंने चीजों को नेगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइड किया है। तो इंसान ने नेगेटिव पॉजिटिव बनाया है, गॉड ने नेगेटिव और पॉजिटिव बनाए ही नहीं है। भगवान के लिए तो सब बराबर है, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो भगवान ने क्या किया है? भगवान ने तो सब कुछ बराबर बनाया है। भगवान के लिए कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। तो जब पोएट को ये रियलाइज होता है कि भगवान ने सब कुछ बराबर बनाया है और ये हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस है, क्रो जो नेगेटिव सिंबल है और डेथ का सिंबल है हमारी स्नो, ये तीनों चीजें भी मेरे मूड को ठीक कर सकती हैं, तब पोएट रियलाइज करते हैं कि नेचर के पास इंसान के मूड को ठीक करने की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पोम की हमारी शॉर्ट समरी को। अब वो कहते हैं डिजेक्टेड एंड डिप्रेस्ड। हमारे जो पोएट हैं वो बहुत ही डिजेक्टेड यानी बड़े ही उदास हैं, ठीक है, बड़े ही उदास उनकी ज़िंदगी हो रखी है और बड़े ही उदासी छा रखी है। बहुत ही डिप्रेस्ड हैं वो, बहुत ही सैड हैं, हारे हुए हैं, हताश हैं अपनी ज़िंदगी से। इन अ वेरी सलन एंड मेलनकॉलिक मूड। सलन का मतलब क्या होता है बच्चे? बड़ा ही उखड़ा हुआ सा उनका मूड है, ठीक है, बड़ा ही उखड़ा हुआ सा उनका मूड है, चेहरा एकदम ऐसे सूजा हुआ है, मूड खराब है। एंड मेलनकलिक मूड, और मतलब आप ये मान लो कि वो बहुत ही दुखी हैं, ठीक है, वो एकदम रोने वाले माहौल में है, ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग है। द पोएट हैज स्पेंट अ पार्ट ऑफ हिज डे फीलिंग एब्सोल्युटली आउट ऑफ सॉर्ट्स एंड स्पिरिट्स। उनका पूरा दिन इसी तरीके से दुखी, उखड़ा हुआ, डिजेक्टेड, हताश, बहुत ही ज़्यादा हताशा है उनके मन के अंदर, बहुत ही हताश हैं, बहुत ही निराश हैं वो अपनी ज़िंदगी से, और उनका पूरा का पूरा दिन जो है वो इसी निराशा में निकल रहा था, ठीक है। ही वॉज आउट ऑफ सॉर्ट्स एंड स्पिरिट्स, मतलब पूरी तरीके से वो अपने बिल्कुल अस्वस्थ थे और बिल्कुल ही उत्साहित नहीं थे, ठीक है, उनको किसी भी तरीके की उत्साह जो है वो महसूस नहीं हो रहा था। नो एक्साइटमेंट इन लाइफ, उनको बहुत ही ज़्यादा थका हुआ और बहुत ही ज़्यादा खराब महसूस हो रहा था। अब उस खराब मूड को अच्छा कैसे किया और क्या हुआ उनके साथ ऐसा? When unexpectedly a seemingly small occurrence in the lifted the weight of his mind, वो कहते हैं फिर उनके साथ क्या होता है? unexpectedly यानी उन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था, लेकिन एक ऐसा छोटा सा occurrence, अब सर पे बर्फ गिरना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, तो एक छोटा सा occurrence यानी एक छोटा सा इंसिडेंट उनके दिमाग को एकदम से बदल कर रख देता है। lifted the weight of his mind यानी वो छोटा सा इंसिडेंट, सर पे बर्फ गिरने का इंसिडेंट, उसने उनके मन से उस चीज का बोझ हटा दिया था और उनका मूड जो था वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। मेड हिम एक्सपीरियंस अ जॉयस मूड, और ये छोटा सा इंसिडेंट जो बर्फ गिरने का था, इसने इनके मूड को एकदम से बहुत अच्छा कर दिया था। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ
When he was passing by under a snow-laden hemlock tree, किस तरीके से उनके सर के ऊपर बर्फ गिर जाती है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चे, हेमलॉक ट्री पॉइजन का सिंबल होता है, ये एक पॉइजनस ट्री है, तो पॉइजन भी डेथ का सिंबल है। वैसे ही जो स्नो होती है बच्चे वो भी ठंडी होती है, और डेथ होने के बाद इंसान का शरीर भी ठंडा हो जाता है, तो स्नो भी डेथ का सिंबल है। और हमारे पास जो क्रो है वो नेगेटिविटी का सिंबल है, कि क्रो है तो भैया जिंदगी नेगेटिव होगी, लेकिन क्रो ऐसा नहीं है। A crow perched on its shook and it shook some flakes of snow which fell upon him. तो वो कहते हैं कि एक कौवा आकर बैठता है जब उस हेमलॉक ट्री के ऊपर, तो उस ट्री को शेक करने की वजह से कुछ स्नोफ्लेक्स यानी बर्फ के कुछ कण जो हैं वो उसके सर पर गिर जाते हैं। अब ये जो छोटा सा इंसिडेंट था उसकी ज़िंदगी में, इसने एक बड़ा और एक पॉजिटिव चेंज इसकी ज़िंदगी में लाया। और यहाँ से हमें यही लेसन मिलता है, स्मॉल थिंग्स कैन लीड टू बिग डिफरेंसेस, कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बड़े बड़े बदलाव भी ला सकती हैं। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें भी बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। द सडन कॉन्टैक्ट विद नेचर सेट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जॉय, और जब वो एकदम से नेचर की चपेट में आया, कैसे तो जब नेचर के हाव भाव में आए तो उनका मूड एकदम से बदल गया। क्यों बदल गया उनका मूड? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उनका मूड बदलने का रीजन क्या था? उनका मूड बदलने का रीजन था कि जैसे ही उनके सर पर बर्फ गिरी, बर्फ गिरने से उनको रियलाइज हुआ कि जरूरी नहीं है कि मुझे खुश सिर्फ इंसान करेगा, मुझे खुश तो नेचर भी कर सकता है। यानी हम लोग जिन्होंने हेमलॉक ट्री को नेगेटिव सिंबल दिया, हम लोग जिन लोगों ने पेड़ों को नेगेटिव सिंबल दिया, हम लोग जिसने क्रो को नेगेटिव सिंबल दिया, ये हम ही हैं जिन्होंने चीज़ों को अच्छे और बुरे में, हमारे अपशगुन और शगुन में डिवाइड किया है। भगवान ने दुनिया तो बराबर ही बनाई है, भगवान ने किसी भी चीज़ में कोई भी भेदभाव नहीं किया है। तो पोएट जब नेचर के कांटेक्ट में आता है तो उनके मन में खुशी उमड़ आती है, एंड पोएट की जो मेलनकली है, यानी पोएट का जो दुख है, जो उनकी सैडनेस है, वो अचानक से डिसअपियर हो जाती है। और पोएट को रियलाइज होता है कि है भगवान, मैं कितना नादान था कि मैं छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए अपना मूड खराब करने को रेडी हो गया था, जबकि भगवान ने तो मुझे नेचर में इतना कुछ दे रखा है जिससे मैं अपने मूड को सही कर सकता हूं। तो यहां से बच्चे हमें दो मॉरल्स मिलते हैं। मॉरल नंबर 1, हमें मॉरल नंबर 1 क्या मिलता है इस पोम से? हमें सबसे पहला मॉरल जो मिलता है कि स्मॉल थिंग्स कैन लीड टू बिग चेंजेस इन लाइफ, कि छोटी चीजें हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। जैसे यहाँ पर वो थोड़ी सी बर्फ उसके सर पर गिरी, लेकिन पोएट का मूड बहुत ज्यादा बदल गया। और दूसरी चीज हमने ये सीखी, गुड ओमेन एंड बैड ओमेन। बेटा ओमेन, गुड ओमेन का मतलब आप लोग लिख सकते हो शगुन, शगुन एंड बैड ओमन। और बैड ओमन का मतलब क्या हो गया? बैड ओमन का मतलब हो गया अपशगुन। ये जो शगुन और अपशगुन, शकुन नहीं शगुन, ये जो अपशगुन और शगुन जो है, मैंने शगु का लिख दिया, शगुन आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड ओनली। ये चीजें जो हैं ये इंसान के दिमाग का ही हिस्सा है। भगवान ने तो सब कुछ बराबर बनाया है। गॉड हैज मेड, भगवान ने तो सब कुछ बराबर बनाया है। गॉड हैज मेड एवरीथिंग इक्वल। भगवान ने तो हेमलॉक ट्री को भी उतनी ही पावर दी है जितनी एक पीपल के पेड़ को दी है। तो हमें इस स्टोरी से, इस छोटी सी पोम से दो चीजें सीखने को मिलती हैं कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजें, जैसे फॉलिंग ऑफ स्नो, सर पर थोड़ी सी बर्फ गिरने का असर हमारे दिमाग पर यह हो सकता है कि हमें जीने का एक नया नजरिया मिल जाए। और ये अच्छी चीजें, शगुन और अपशगुन जो हैं, ये सब हमारी सोच का हिस्सा है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और बच्चे यही इस पोम के 2 सेंट्रल आइडियाज भी हैं। मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया है बच्चों ने कि मैम सेंट्रल आइडियाज दे दो, तो बच्चे आप लोगों, जब इस पोम को करा रही हूँ तो आप लोगों को इनके सेंट्रल आइडियाज भी दे दूंगी। इट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। आई होप आप लोगों को ये सेंट्रल आइडियाज अपने वर्ड्स में बना के आंसर्स लिखने में हेल्प होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगली पोम को स्टार्ट करें।
आइए बच्चों देखते हैं हमारी अगली पोम को। हमारी अगली पोम ये रही आप लोगों की स्क्रीन पर बच्चे, जिस पोम का नाम है फायर एंड आइस। अगली पोम जो बच्चे हम लोग करने वाले हैं, इस पोम का नाम है बच्चे फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोम भी बच्चे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। यहां पर ना बच्चे पूरी पोएम के अंदर पोएट एक इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में जीते हैं। इमेजिनेशन इनकी पूरी पोम में देखी गई है। यहाँ पर ना बच्चे ये बात करते हैं फायर की और आइस की, ठीक है। इस पोम में ये बात करते हैं फायर की और आइस की, लेकिन इस पोम में मैं इससे पहले कि आपको समझाऊं कि फायर एंड आइस क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बच्चे ये फायर एंड आइस से ज़्यादा दो मीनिंग्स होते हैं। जब भी आप कोई पोम करते हैं ना बच्चे, तो आपको पोम में दो तरीके के मीनिंग दिए जाते हैं। एक बच्चे आप लोगों को दिया जाता है लिटरल मीनिंग, एक मीनिंग का अर्थ होता है लिटरल मीनिंग, और दूसरा अर्थ बच्चे कहलाया जाता है मेटाफोरिकल मीनिंग, ठीक है। एक होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है मेटाफोरिकल मीनिंग। इन दोनों मीनिंग्स में क्या फर्क होता है बच्चे, देखिए। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है जो चीज किताब में जैसी लिखी है उसका मतलब वही है, यानी एज रिटन इन बुक। जैसा उस चीज को बच्चे किताब में लिखा गया है वो चीज बिल्कुल वैसी ही है। जैसे यहां पर अगर पोम में लिखा है फायर, तो फायर का मतलब है आग, यानी दुनिया में लगने वाली जो आग है वो दुनिया को खत्म कर सकती है। यानी पोम में क्या है, दुनिया कैसे खत्म होगी, दुनिया का विनाश कैसे होगा, पोम में ये है कि दुनिया का विनाश कैसे होगा। तो वो कहते हैं फायर यानी आग, यानी अगर आग लग जाए दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया में आग लग जाए, बम पटाखे फूट जाए, जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं हमारे, यानी आग कैसे लगेगी, अगर हमारे एटॉमिक बॉम्ब फूटेंगे, ठीक है, वाइल्ड फायर्स होंगी, जब दुनिया में आग लगेगी तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, हमारी दुनिया जो है वो एंड हो सकती है। लेकिन मेटाफोरिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, मेटाफोरिकल मीनिंग का मतलब होता है सिंबॉलिक मीनिंग, यानी किसी भी चीज़ को जब आप सिंबल के तौर पर यूज करके उसका मीनिंग देते हो तो उसे कहा जाता है सिंबॉलिक मेटाफोरिकल मीनिंग। जैसे बच्चे यहाँ पर हमारा जो फायर है वो किस चीज़ का सिंबल है, वो हमारे इमोशंस का सिंबल भी तो हो सकता है, वो हमारे ह्यूमन इमोशंस का सिंबल भी तो हो सकता है। फायर माने गुस्सा, ठीक है, फायर माने एंगर, फायर माने एंगर, ठीक है, फायर माने ऐसे इमोशंस जो हमें कुछ भी चीज़ें सोचने पे मजबूर करते हैं, हमसे नेगेटिव चीज़ें करवाते हैं, बहुत ओपन इमोशंस हैं। तो फायर के इमोशंस बच्चे कैसे होते हैं, फायर के इमोशंस कोई गुस्से, यानी वो इमोशंस जो एकदम से ना आप में दिखते हैं, आते हुए गुस्सा दिख रहा है, ठीक है, तो वो वाले इमोशंस होते हैं बच्चे आप लोगों के फायर। अभी मैं लिखूंगी आगे कि हम फायर और आइस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, बट आई होप यहाँ पर आपको लिटरल मीनिंग और मेटाफोरिकल मीनिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। पोम में बच्चे दोनों चीज़ें दी गई हैं कि दुनिया अगर अंत होगी, दुनिया का अंत अगर होगा तो वो ओरिजिनल रियल फायर की वजह से भी हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो सकता है, और ह्यूमन इमोशन जिनको सिंबल दिया गया है फायर का उनसे भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा, लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोगों में गुस्सा है, एक दूसरे के लिए आक्रोश है, ठीक है, एक दूसरी कंट्री को अपने चंगुल में करने की एक इच्छा है, उससे क्या होगा, उससे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, देश में विद्रोह फैलेगा, लोग मरेंगे, सिविलियंस की मौत होगी, यानी देश के वासियों की मौत होगी, सोल्जर्स की मौत होगी। तो वो बच्चे एग्जाम्पल है फायर का, जब इंसान का गुस्सा उसे गलत चीज़ें करने पर मजबूर कर देगा, और एक इंसान का नहीं, दुनिया के जितने भी इंसान हैं सबका गुस्सा उन्हें गलत चीजें करने पर मजबूर कर देगा, जो अंत में दुनिया का विनाश लेकर आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम लोग बात करें हमारे दो इमोशंस की, तो बच्चे हमारे पास दो इमोशंस इस पोम में हाईलाइट करे गए हैं, दो वर्ड्स हाईलाइट करे गए हैं। एक किया गया है बच्चे फायर, आग, ठीक है, एक इमोशन क्या है, एक इमोशन है हमारे पास लपटती हुई आग, ठीक है, और दूसरा इमोशन हमारे पास क्या है भैया, दूसरा इमोशन हमारे पास है आइस, हमारे पास है बर्फ, ठीक है, दूसरा इमोशन है हमारे पास बर्फ, ये हमारा आइस क्यूब है, ठीक है, समझ लेना, ये हमने आइस क्यूब बनाया है। तो फायर में बच्चे क्या इमोशंस आते हैं, फायर में बच्चे आपके वो इमोशंस हाईलाइट होंगे जो एकदम से आक्रोश में आपके इमोशंस दिखते हैं, वो सारे इमोशंस फायर में होंगे। जैसे आपके मन का एंगर, ठीक है, जैसे आपके मन की डिज़ायर,
आपका हेट्रेड वहां आएगा, मैं अभी बताती हूँ क्यों। ठीक है, आपका एंगर, आपका डिजायर, आपकी क्रूएलिटी, जो आप एनिमल्स को मारते हो, इंसानों को मारते हो, आपका वायलेंस, जब आप किसी पे मारपीट करते हो, आपका चिल्लाना, शाउट करना, ठीक है, किसी को भी किल करना, मारना, ये जो किलिंग है, ये बेटा सारी की सारी चीजें कहाँ आती हैं? ये फायर के इमोशंस हैं, यानी ये ओपन दिखने वाले इमोशंस हैं, जिनका गुस्सा, जिसकी फीलिंग्स आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। दूसरी तरफ आता है बच्चे आइस। आइस में कौन से इमोशंस है? आइस कैसी होती है? ठंडी, कठोर। तो आपके वो इमोशंस जो आप किसी को सामने से दिखाते नहीं हो, लेकिन आपके मन में होता है। सबसे ऊपर बच्चे हेट्रेड। कभी कभी तो हम सामने वाले को दुश्मनी दिखा देते हैं, लेकिन हेट्रेड कैसी है? वो हमारे ना दिल में पनपती रहती है, पनपती रहती है, पनपती रहती है, और वो हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एकदम से ही सामने आ जाती है। ठीक है, और वो हमारे मन में है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे कोल्ड हार्टेडनेस। कोल्ड हार्टेडनेस का मतलब होता है कि आपके सामने कोई मर भी रहा होगा ना तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, कठोर दिल हो जाना। ठीक है, इनसेंसिटिव होना। आप किसी भी चीज को लेकर अगर इनसेंसिटिव है, अगर आप किसी भी चीज को लेकर इनसेंसिटिव है, अगर आपको उस चीज को देखकर भी कोई असर नहीं हो रहा, तो आप आइस की कैटेगरी में आते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सामने क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। जब आप मर्सीलेस हो जाते हैं, ठीक है, जब आप मर्सीलेस हो जाते हैं, जब आप सामने वाले को माफ कर भी देते हैं लेकिन आप उस पर रहम नहीं खाते, जब आप बेरहम हो जाते हैं, जब आपको उसके इमोशन से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, आपका दिल ठंडा हो जाता है, आपके मन के इमोशंस ठंडे हो जाते हैं, और इस हद तक ठंडे हो जाते हैं कि आप कुछ करने लायक नहीं रहते, तो वहां पर बच्चे आपके आइस के इमोशंस काम आते हैं। तो पोएट कहते हैं कि हमारी दुनिया जो है ना वो अंत हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से एंड होगी, कि दुनिया फायर से एंड होगी। फायर से एंड होने का क्या मतलब है? फायर से एंड होने का मतलब ये है कि दुनिया, अगर मैं बात करूं लिटरल मीनिंग की, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एटॉमिक बॉम्ब्स फट रहे हैं, वॉर्स हो रही हैं, तो दुनिया इन वजह से खत्म हो जाएगी। या लोग कहते हैं कि लोगों का जो इमोशन है गुस्से का, वो उनके सर पे इतना हावी हो जाएगा कि दुनिया फायर में एंड हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि दुनिया आइस में एंड होगी। आइस में एंड होने का मतलब क्या है? कि हमारी दुनिया में एक शीत लहर आ जाएगी, हमारी दुनिया जो है वो ठंडी पड़ जाएगी, आइस एज आ जाएगी दुनिया के अंदर। ठीक है, स्नो, हम कह सकते हैं आइस एज आ जाएगी धरती के अंदर, धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और धरती ठंड होने की वजह से खत्म हो जाएगी। तो कई लोग कहते हैं कि दुनिया या तो फायर में खत्म होगी या आइस में खत्म होगी, और दूसरा बच्चे मैंने आप लोगों को बता ही दिया। और अगर इंसान के इमोशन की बात की जाए तो लोगों के कोल्ड हार्टेडनेस की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, पोएट का कहना है। लेकिन वो कहते हैं व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, वो कहते हैं लेकिन जो मैंने महसूस किया है डिजायर को, मैं उन लोगों को फेवर करता हूं जो कहते हैं दोज हु फेवर फायर। वो कहते हैं कि लेकिन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ही सेज, जो मेरे खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस हैं, ही सेज, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों की जिंदगियों के अंदर, उसमें मेरा कहना यह है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दुनिया फायर में खत्म होगी, यानी लोगों के इन इमोशंस की वजह से खत्म होगी। एंगर, डिजायर, क्रूएल्टी, वायलेंस, शाउटिंग, किलिंग, मारना, वॉर, ये सारे इमोशंस की वजह से दुनिया का अंत हो जाएगा। तो वो कहते हैं एंड व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इसे जो मैंने चखा है, जो मैंने जिंदगी में महसूस किया है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो ये कहते हैं कि दुनिया फायर में एंड हो जाएगी, दुनिया लोगों के गुस्से की वजह से एंड हो जाएगी। आई फेवर विद दोज what I have tasted of desire, I favor those who favor fire। तो वो कहते हैं कि दुनिया एंगर की वजह से, लोगों के गुस्से की वजह से खत्म हो जाएगी। He says, लेकिन if the world is to perish twice, वो कहते हैं लेकिन अगर दुनिया ने 2 बारी खत्म होना है, ये बच्चे एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो ऑब्वियसली रियल तो नहीं होगी। ही सेज कि लेकिन अब मैं बोलूंगा दैट आई हैव नोन इनफ ऑफ हेट। ही सेज उस समय तक मैं इतनी हेट ऑलरेडी देख चुका होऊंगा कि मैं ये कहूंगा दैट आइस वुड सफाइस, कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऑलरेडी डिजायर देख लिया, मैंने लोगों के मन में आइस की जो इमोशंस है, हेट, मैं इतनी देख चुका होऊंगा कि मैं ये कहता हूं कि वर्ल्ड जो है इस बार
आइस में खत्म होगा। इस बार जो वर्ल्ड है वो लोगों की हेट में, लोगों की इनसेंसिटिव होने की वजह से, लोगों की क्रूर होने की वजह से, लोगों के मर्सीलेस एकदम, जब आपके मन में दया बिल्कुल खत्म हो गई है, जब लोगों के मन से दया भावना खत्म हो जाएगी, जब वो समय आएगा तब दुनिया एक बार फिर से आइस की वजह से भी एंड होगी। तो पूरी पोम में पोएट बात करते हैं दो इमेजिनेटिव सिचुएशंस की, जहां पर वो कहते हैं कि पहले दुनिया फायर में खत्म होगी यानी लोगों के गुस्से की वजह से। वो कहते हैं लेकिन फिर भी अगर दुनिया को एक और मौका मिलता है खत्म होने का, तो मैं ये बोलूंगा कि अब हम लोग बहुत ज्यादा हेट देख चुके हैं, यानी अब हम बहुत ज्यादा आइसी इमोशंस देख चुके हैं, तो अब मैं कहूंगा कि आइस भी इनफ रहेगा। तो मुझे लगता है कि जितनी पावर फायर के अंदर है उतनी पावर आइस के अंदर भी है दुनिया को खत्म करने की। यहां पर पोएट हमें यह सिखाना चाहते हैं कि किसी भी चीज का एक्सेस, किसी भी चीज, अगर कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा गुस्सा या जरूरत से ज्यादा कोल्ड हार्टेडनेस, कठोर दिल, तो भी नुकसान हमें ही होगा। तो आइए बच्चों इस पोम को देखते हैं। The poem presents two contradictory views। ये पोम जो है ये दो ऑपोजिट व्यूज देती है बच्चे हमें वर्ल्ड के बारे में जब अपना दुनिया खत्म हो जाएगी। The idea is based on scientific theories। बेसिकली बात की जाए लिटरल मीनिंग की बच्चे, अगर हम लोग लिटरल मीनिंग की बात करें तो वो कहते हैं देखो दुनिया का अंत तो होना पक्का ही है, तो वर्ल्ड विल कम टू इट्स डूम, यानी दुनिया का जो अंत है, जो एंड है, वो डेफिनेटली होगा। या तो बहुत ज्यादा ऑफ द एक्सेसिव यानी मोर देन नीडेड, जरूरत से ज्यादा, मोर देन नीडेड फियरी हीट यानी बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या धरती पर आइस एज आ जाए, धरती एकदम ही ठंडी पड़ जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दो साइंटिफिक थ्योरीज की धरती या तो खत्म होगी बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी के ऊपर, लेकिन रियलिटी हमें क्या पता है। यहाँ पर हम बात करते हैं ह्यूमन इमोशंस की कि या तो बहुत ज्यादा गुस्सा या बहुत ज्यादा ठंडक से भी धरती खत्म हो सकती है। सम साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट वर्ल्ड वुड बी स्कॉर्च्ड। कई लोग कहते हैं कि हमारी जो दुनिया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया झुलस जाएगी। वो कहते हैं दुनिया में इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से झुलस जाएगी। बाकी लोग बिल्कुल ऑपोजिट कहते हैं कि दुनिया बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी, एक आइस एज आ जाएगी फ्यूचर में। ये लिटरल मीनिंग की बात कर रहे हैं फायर एंड आइस की, कैसे कैसे दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन क्या दुनिया से फायर एंड आइस के उन्हीं इमोशंस की बात करता है? नहीं, यहाँ पर बच्चे वो बात करते हैं उन इमोशंस की भी जो हमारे इंसान के मन में पनप रहे होते हैं। The poet subscribes the first view that the world will end in fire। वो कहते हैं दुनिया पहले फायर में एंड होगी यानी लोगों के गुस्से की वजह से, या सिंपल टर्म्स में लिटरल मीनिंग में ग्लोबल वार्मिंग पे एंड होगी। बट he uses fire and ice symbolically। वो इसे सिंबल के फॉर्म में भी यूज करते हैं दिखाने के लिए इंसानों के डिफरेंट इमोशंस को। फायर इज अ सिंबल ऑफ वायलेंट फियरी पैशन। वो गुस्सा जो आंखों में दिखता है, वो गुस्सा जो हम महसूस कर पाते हैं, ऑफ एंगर, क्रुएल्टी, ब्रुटैलिटी, मारना किसी को, बुरे तरीके से उसके साथ दुर्व्यवहार करना, ये सब फायर को दिखाता है। द पोएट इज ऑफ द ओपिनियन दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सो मच ओवर पावर्ड बाय दीज डिस्ट्रक्टिव पैशन कि वो दुनिया का विनाश इन इमोशंस से कर सकते हैं, वेदर दैट बी एंग्री वाला इमोशन या फिर द फियरी इमोशंस। दीज इमोशंस इन द इंटेंसिटी, और जब ये इमोशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंसान के दिमाग में, इनकी इंटेंसिटी, इनका जो लेवल है, जब वो बहुत डीप हो जाता है तो वो इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। और जब ये इमोशंस इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं तब आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते हो। पोटेंशियली टू कंज्यूम द वर्ल्ड, कि ये इमोशंस अगर सर चढ़ जाएं तो दुनिया का अंत कर सकते हैं। सिमिलरली आइस यहाँ पर सिंबॉलिक है हेट्रेड का, वो नफरत का जो दिल में छुपते छुपते पनपती रहती है। आप भी फ्रिज में देखोगे आपको पता नहीं लगेगा बर्फ कब जम गई, छुपते छुपाते बर्फ जम जाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हेट्रेड है, आपको पता भी नहीं चलेगा इंसान कब आपको हेट करने लगेगा। इनडिफरेंस, जब आपको फर्क नहीं पड़ता। जेलिसी, ये वो इमोशंस है जो हिडन इमोशंस होते हैं, जो इतना क्लियरली हम सामने वाले के मुंह पे दिखाते नहीं है, लेकिन मनी मन बहुत ज्यादा होते हैं ये। एपथी यानी फर्क नहीं पड़ता जब आपको किसी से। सेल्फ सेंटर्डनेस, जब आपके लिए सिर्फ जो हूं मैं हूं दुनिया जाए भाड़ में वाले इमोशंस आ जाते हैं तो मतलब आप अपने इमोशंस, आइसी इमोशंस की बात करते हो। The poet who
फाइंड्स वायलेंट पैशन टू बी अ पोटेंट थ्रेट, वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा, एक बिग थ्रेट है। इंसान के जो वायलेंट इमोशंस है ना, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी मैनकाइंड के लिए, हमारी इंसानियत के लिए खतरा है। एंड दुनिया इज नॉट ब्लाइंड टू द रैम्पेंट कोल्ड इमोशंस। सर ऐसा नहीं है कि दुनिया को पता नहीं कि सिर्फ गुस्सा ही है, लोगों के मन में जितना गुस्सा है उतनी कोल्ड हार्टेडनेस भी है, उतने कठोर दिल भी दुनिया में लोग हैं। People have lost the warmth of human affection, kindness and sympathy. इंसान जो है वो अच्छे इमोशंस की गर्माहट, जो लव है, काइंडनेस है, ह्यूमैनिटी है, इन सब का जो इमोशंस है वो इंसान भुला चुका है। ये सारे इमोशंस इंसान के मन से निकल चुके हैं। फिर वो कहते हैं जो आइसी फीलिंग है, यानी वो जो बर्फ़ जैसे इमोशंस है हमारे मन में सेल्फिशनेस के, यानी जब हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यार ये चीज़ तो हमारी ही है, ये तो हम किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, यानी खुद के बारे में सोचना, हैव सप्रेस्ड ह्यूमन वैल्यूज़, इन्होंने हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ को दबा दिया है, दबा देना, इन्होंने हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ को कहीं दफना दिया है। एंड इन्होंने हमारे दिमाग को इतना स्ट्रांगली ओवर पावर कर लिया है कि अब इंसान खुद, और कोई नहीं लेकिन इंसान खुद अपने ही दुनिया का, अपने ही वर्ल्ड का दुश्मन बन बैठा है कि वो अपने इमोशंस की वजह से ही दुनिया का खात्मा कर देगा। तो पोएट यहाँ पर हमें बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं। They may spell the doom of the world, क्योंकि उनके पास इतने डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं। तो पोएट यहाँ पर इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाते हैं कि दुनिया ख़त्म कैसे होगी, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि अगर एक बार फायर से हो गई तो दूसरी बार आइस भी उतनी ही डेडली, उतनी ही खतरनाक, उतनी ही घातक घातक हो सकती है जितनी पहली बारी में हमारी गुस्से के इमोशंस होते हैं, कि ये भी एनिहिलेट कर सकता है, यानी खात्मा कर सकता है हमारी दुनिया का, ये भी हमारी दुनिया को कंप्लीटली वाइप आउट कर सकता है। While fire consumes the world quickly, आइस एक स्लो पॉइजन है। आइस एक ऐसी चीज है जो धीरे 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 करके चुन चुन के तुम्हें मारेगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी झटकों में, लेकिन आइस एक ऐसी चीज है जो तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगी। तो इसे कि अब हमने बहुत देख लिया है लोगों की डिजायर, अब मौका है लोगों की हेट देखने का और ये देखने का कि वर्ल्ड कैसे खत्म होगा। तो यहाँ पर पोएट को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पोएट ने लिटरल मीनिंग किसको कहा है और मेटाफोरिकल मीनिंग किसको कहा है, और इन मेटाफोरिकल मीनिंग्स को देकर पोएट हमें क्या समझाना चाहते थे। तो बच्चे अब आप लोग इस पोम का भी सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो। इस पोम से बेटा हमें पहली चीज क्या समझ में आती है, ये पोम हमें सबसे पहली चीज सिखाती है, द पोम टीचेज अस that excess of anything is bad, कि किसी भी चीज की अति बुरी है। Here यहां पर ह्यूमन इमोशंस, एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस, एक्चुअली तो एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस सच एज वायलेंस, जैसे कि वायलेंस और कोल्ड हार्टेडनेस, ये वो इमोशंस हैं जो इंसान के दिमाग में भर भर के हैं। दे कैन, ये जो है दे कैन वाइप आउट, ये खत्म कर सकते हैं पूरी इंसानियत को, वाइप आउट द एंटायर ह्यूमन रेस, ये पूरी ह्यूमन जाति को खत्म कर सकते हैं इफ नॉट कंट्रोल्ड। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया, अगर इन पे काबू नहीं पाया गया, तो ये वो चीजें हैं जो पूरी दुनिया का विनाश कर सकती हैं, ये वो चीजें हैं जो पूरी दुनिया को खत्म कर देंगी। समझे बच्चों? आई होप यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो यहां पर पोएट रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट द वर्ल्ड टू हैव कंट्रोल ऑन देमसेल्फ। तो यहाँ पर पोएट चाहते हैं कि लोग जो हैं वो अपने आप पर थोड़ा काबू रखें और दुनिया को विनाश से बचाएं। तो ये था बच्चे इस पोम का सेंट्रल आइडिया। आई होप आप लोगों को इस पोम का भी सेंट्रल आइडिया क्लियर होगा, ठीक है।
आई होप आप लोगों को इस पोम का भी सेंट्रल आइडिया क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं बच्चे हमारी तीसरी और आखिरी पोम फॉर द डे की तरफ, जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। तो बच्चे हमारी तीसरी पोम जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं, उस पोम का नाम है टाइगर इन द जू। तो भाई टाइगर इन द जू लिखी गई है लेस्ली नॉरिस के द्वारा, और ये एक बहुत सुंदर पोम है जिसमें हम जानेंगे एनिमल क्रुएल्टी के बारे में। किसके बारे में? हम जानेंगे एनिमल क्रुएल्टी के बारे में, कि किस तरीके से एनिमल्स के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है अलग अलग जगहों पर, जहां पर एनिमल्स के साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जाता है, और उनको जंगलों में की जगह, उन्हें फॉरेस्ट की जगह कहां पर रखा जाता है, उन्हें जू में रखा जाता है। तो बच्चे ये पोएम जो लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है, इसमें हम दो अलग अलग टाइगर्स के बारे में बात करेंगे। इस पोम में हम लोग दो टाइगर्स के बारे में बात करेंगे। वो कौन से दो टाइगर्स बच्चे होने वाले हैं? हम लोग बात करेंगे टाइगर इन द जू और टाइगर इन द जंगल की। ठीक है, टाइगर इन जू और हम लोग बात करेंगे टाइगर इन द जंगल की। ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग जगहों पर टाइगर्स होने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास कौन कौन होने वाला है? हमारे पास होने वाला है टाइगर इन द जू और टाइगर इन दी जंगल। तो वो कहते हैं जो हमारा टाइगर इन द जू है, जिनके साथ पोम शुरू होती है, वो कहते हैं कि हमारे पास एक टाइगर है जू के अंदर, जिसके पास घूमने के लिए बहुत ही छोटा सा स्पेस है। ठीक है, उसके पास बहुत ही छोटा सा स्पेस है घूमने के लिए। दूसरी चीज वो बताते हैं कि वो एक कंक्रीट सेल में रहता है। वो कहाँ रहता है? वो एक छोटे से कंक्रीट सेल में रहता है, और उस कंक्रीट सेल में रहते हुए उसकी ज़िंदगी बहुत कन्फाइंड है। लोग आते हैं, उसको देखते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उस पर हंसते हैं, लेकिन हमारा जो टाइगर है वो यहाँ पर क्वाइटली ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। वो किसी भी चीज़ के ऊपर बोलता नहीं है, किसी भी चीज़ के ऊपर उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आता। तो हमारा जो टाइगर है वो किसी भी चीज पर रिएक्ट नहीं करता। वो गुस्से में तो बहुत होता है, लेकिन वो विजिटर्स को इग्नोर करता जाता है। वो विजिटर्स पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो विजिटर्स पे ध्यान देगा तो वो उनकी एंटरटेनमेंट का सोर्स बन जाएगा। लेकिन टाइगर, जिसको पता है कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर है, वो अपने ओरिजिनल पर्यावरण से दूर है, तो यहाँ पर वो अपना गुस्सा व्यक्त करता है उनकी तरफ ना देखकर। फिर आता है बच्चे हमारे पास टाइगर इन द जंगल। जंगल वाला जो टाइगर होता है ना, वो पहली चीज तो फ्री टू रोम होता है। वो जहां चाहे वो जा सकता है। वो टाइगर जहां चाहे वो जा सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर वो अपने खाने के लिए हंट कर सकता है, हंटिंग फॉर फूड। यहाँ पर वो अपने खाने को हंट करेगा और वो एक प्लम्प डियर को पकड़ेगा। प्लम्प डियर यानी एक मोटे हट्टे कट्टे डियर को पकड़ेगा, जो वाटर होल के पास, जो क्या करने आया है, जो वाटर होल के पास पानी पीने आया है। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि टाइगर एक ऐसा एनिमल है जिससे लोगों को डर के रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उसी कुत्ते जैसी जिंदगी बना दी है। तो इसे टाइगर की जिंदगी कैसी होनी चाहिए कि वो स्नाल करना चाहिए। ठीक है, स्नाल एंड प्राउंसिंग, उसको जंगल के कोनों में आकर स्नाल करना चाहिए, दहाड़ मारनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो भी डर जाएं, ताकि लोगों को भी पता लगे कि टाइगर आ गया है। तो टाइगर की जो इज्जत है वो टाइगर को मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हमारा जो टाइगर है वो एक छोटे से जंगल के, वो एक बड़े से जंगल की जगह एक छोटे से जू के एक छोटे से केज में कैद है। वो भी कंक्रीट सेल जिसके बाहर वो देख नहीं सकता। दिन पूरा खत्म हो जाता है और रात आ जाती है, और जब रात आती है तो वो अपनी सुंदर आंखों से, तो वो अपनी ब्रिलियंट आईज से क्या करता है, वो बस ब्रिलियंट स्टार्स की तरफ देखता रहता है। वो अपनी सुंदर आंखों से, वो अपनी ब्रिलियंट आईज से अपने ब्रिलियंट स्टार्स को देखता रहता है। तो जिस तरीके से बच्चे, उसके लिए वो स्टार्स बहुत दूर हैं, वो स्टार्स उसकी फ्रीडम का ही सिंबल है। जिस तरीके से वो अपने केज में बैठ
बैठकर दूर बस उन स्टार्स को देख पा रहा है, उसकी फ्रीडम भी बिल्कुल वैसी ही है जो उससे बहुत दूर है, जिसके आसपास भी वो फटक भी नहीं सकता है, मंडरा भी नहीं सकता है। चलिए बच्चों, इसकी समरी देखते हैं। The tiger angrily paces up and down in the narrow confines of the cage। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो टाइगर है वो काफ़ी गुस्से में घूमता है अप एंड डाउन, इधर उधर, इन द नैरो कन्फाइंस, यानी जो उसके स्मॉल स्पेस है उसके केज का, उसी में वो घूमता रहता है नॉइजलेसली, बिना कोई आवाज़ क्रिएट करे, बिकॉज टाइगर की कोई भी आवाज़ लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाएगी और वो एंटरटेनमेंट किसी को भी नहीं देना चाहता था। ऑन ए सॉफ्ट पैडेड पॉज, एक्चुअली द टाइगर इज सपोज टू बी सीन इन द डार्क जंगल्स। एक्चुअली टाइगर की जगह कहाँ पे है? डार्क जंगल्स में है, जहां पर वो अपना रास्ता बना रहा है, जहां पर वो छुपते छुपाते से हिडन तरीके से जा रहा है बिटवीन टॉल एंड थिक वेजिटेशन, और ऐसी वाटर बॉडी के पास आ रहा है जहां पर वो अपने लिए एनिमल, एक प्लम्प डियर, एक फैट डियर हंट कर रहा है और बाकी एनिमल्स को भी खा रहा है। तो इससे ये लाइफ होनी चाहिए हमारे टाइगर की, लेकिन हमारे टाइगर की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे टाइगर की जिंदगी बहुत ही खराब थी। वो कहते हैं अपनी नेचुरल एनवायरनमेंट में उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो रोर करेगा, वो दांतों को दिखाएगा, अपने क्लॉज को दिखाएगा, लोगों में दहशत प्रोड्यूस करेगा। जो टाइगर का काम होना चाहिए वो करेगा, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। विद हिज शार्प क्लॉज अमंग द विलेजर्स लिविंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ द फॉरेस्ट, कि जो लोग उस फॉरेस्ट के कॉर्नर पर रहते हैं उनको वो डरा पाएगा, लेकिन ऐसा बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, वो लॉक्ड है कंक्रीट सेल के अंदर, जो एक कंप्लीट ऑपोजिट है उसके नेचुरल हैबिटेट से। कहाँ होना चाहिए था? उसे जंगल में होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ पर है? वो तो एक जू में है, जहां पर एक पावरफुल क्रिएचर, एक टाइगर जैसा क्रिएचर बिल्कुल हेल्पलेस है, ठीक है, बिल्कुल निहत्था है, जहां पर वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, वो उन बार्स के पीछे है, जिनके पीछे रहकर वो कुछ नहीं कर सकता। उसका अपनी ज़िंदगी पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। सफरिंग द मिजरी ऑफ ए स्लेवरी, वो कुछ नहीं कर रहा, वो बस अपने दिन काट रहा है, ठीक है, वो दुख झेल रहा है अपनी गुलामी के, इंसान की गुलामी के। किसके? स्लेवरी ऑफ ह्यूमंस। इंसान ने अपनी एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स को उनके नेचुरल जगहों से निकालकर, जंगलों से निकालकर फॉरेस्ट में डाल दिया है, जहां पर वो इंसान के लिए एक टॉय से ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। ही इज इनडिफरेंट टू द विजिटर्स, यानी वो इग्नोर कर देता है उसके विजिटर्स को, क्योंकि वो उनको कोई भी अपना इंपॉर्टेंस नहीं दिखाना चाहता। वो उनको ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं आप लोगों को देखकर बहुत ही खुश हूं। वो अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहता है। When the dull and miserable day comes to an end, जब उसके दिन, इसी तरीके के दिन जैसे हर दिन वो देखता है, दुखी होता रहता है, वो कहते हैं जब उसके दिन खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में ही लिस्टलेसली, यानी बड़े ही बोर्ड एंड टायर्ड तरीके से उसको रात को आखिरी आवाज़ सुनाई देती है पेट्रोलिंग कार्स की। इमेजिन करो अगर टाइगर जंगल में होता तो उसको ये सब आवाज़ें नहीं सुनने को मिलती, लेकिन क्योंकि वो शहर में है तो उसके कानों में पड़ने वाली आखिरी आवाज़ है उन पेट्रोलिंग कार्स की, उन गाड़ियों की, जो देखने आते हैं कि सारे एनिमल्स अपने जू में, अपने केजेस में हैं या नहीं है। टेकिंग द फाइनल राउंड्स बिफोर रिटायरिंग टू मेक श्योर कि हर चीज़ ऑर्डर में है या नहीं है। तो टाइगर की जिंदगी एक ऐसी जगह पर बीत रही है जहां पर वो नहीं होनी चाहिए थी। The tiger longingly looks at the brilliant stars। अब रात को बेचारा टाइगर दुखी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ विशफुली अपनी फ्रीडम की उम्मीद करता है। वो इस उम्मीद में जागता है कि काश मुझे भी फ्रीडम मिलेगी। तो वो बस अपने केज से बाहर देखता रहता है, आसमान की ओर देखता रहता है, ब्रिलियंट स्टार्स की ओर देखता रहता है, विद हिज आईज विच शाइन इन द डार्कनेस। और उसकी जो आंखें हैं, क्योंकि आपको पता है एनिमल्स की आंखें अंधेरे में शाइन करती हैं, तो वो अपनी आंखों से जो शाइन कर रही हैं डार्कनेस में, वो एक्सप्रेस करता है अपनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को, वो दिखाता है अपनी स्ट्रॉन्ग विश को कि काश वो भी उस फ्रीडम को एंजॉय कर पाता जिस तरीके से सितारे
तारे आसमान में फ्री हैं, उन्हें कोई नहीं रोक पा रहा है, वो भी बिल्कुल वैसी ही फ्रीडम चाहता था कि वो भी उन सितारों जैसी फ्री जिंदगी जिए ताकि वहां पर भी उसको कोई ना रोक सके। लेकिन जिस तरीके से बच्चे स्टार्स थे, जिस तरीके से स्टार्स उससे बहुत दूर थे, उसी तरीके से जो उसकी फ्रीडम थी वो भी उससे बहुत दूर थी। तो यहां से बच्चे इस पोम से हमें क्या समझ में आया? इस पोम से हमें यह समझ में आया पहली चीज कि इंसान को ह्यूमंस मस्ट नॉट यूज एनिमल्स फॉर देयर एंटरटेनमेंट। इंसान को अपनी एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए। जो इंसान की जो जगह है वो वहीं पर अच्छा लगता है। एनिमल्स ought to be in the jungle and not in cages. एनिमल्स जंगल के लिए बने हैं, केजेस के लिए नहीं बने। तीसरी चीज, स्टॉप एनिमल क्रूएल्टी। ये भी बच्चे एनिमल क्रूएल्टी है। अगर आपको भी अपने घर में बंद कर दिया जाए, बाहर नहीं निकलने दिया जाए, कोविड में ही हुआ था ना आप लोगों के साथ, कमरों में बंद हो गए थे तो कितना कैद महसूस होता था कि हम लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जा पा रहे हैं, उसके बाहर जा ही नहीं पा रहे। जिंदगी किस तरीके से कैद हो गई थी आप लोगों की भी। वही सेम चीज बच्चे यहाँ पर इस टाइगर के साथ भी तो हो रही है। किसी ने उस टाइगर के बारे में सोचा जो बचपन से लेकर जब तक मरेगा उस केज में ही पड़ा रहेगा, उसे अपनी जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिलने वाला है। तो स्टॉप एनिमल क्रूएल्टी बिफोर इट इज लेट। इससे पहले कि लेट हो जाए अपने आप को कंट्रोल कर लो, एनिमल क्रूएल्टी को रोक लो, वरना इंसान का विनाश तो फिर भगवान के हाथ ही लिखा है। तो बच्चे ये इस पोम का सेंट्रल आइडिया था। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक और चीज, कीप योर सेल्फ एट देयर प्लेस। उनकी जगह पर खुद को रख कर देखो, एंड देन थिंक। और उसके बाद सोचो कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है, और वो सही है तो करते रहो, गलत लगे तो फिर इट इज टाइम टू चेंज योर सेल्फ। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चे हमारी ये 3 पोम्स की समराइजेशन होती है यहाँ पे खत्म। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं आप लोगों को मिलूंगी अगले वीक सेम डे सेम टाइम। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।